हाय गाइस, वेलकम टू एससी गेट पीएसयू शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभी विद्यामन एजुकेशन। एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं गेट के लिए और इस सीरीज़ का नेम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे अर्थमेटिक का ये बेस है। ठीक है, अगर रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो जितने भी अर्थमेटिक के टॉपिक हैं जब आप उनको पढ़ोगे आप तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बनती जाएगी। ठीक है, जैसे कि टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, जितने भी टॉपिक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सब में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। ठीक है, अगर आप यूज कर रहे हैं तो मैं जो भी पढ़ाऊंगा अर्थमेटिक में सब में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट यूज होगा और मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा कि उसको कैसे सॉल्व करना है। तो रेशियो प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी अर्थमेटिक के टॉपिक को समझने के लिए। दूसरी बात कि इसका जो भी आप किसी भी पब्लिक सेक्टर का पेपर देने जाते हैं जिसमें क्वांट सेक्शन का क्वांट आता है, तो क्वांट अगर आता है तो रेशियो प्रोपोर्शन के 4 to 5 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। ठीक है, गेट में भी अभी तक क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत सारे आ चुके हैं। ठीक है, और आने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। क्या होता है कि गेट में बहुत सारे क्वेश्चन मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन को परसेंटेज से रिलेट कर दिया है, बहुत सारे टॉपिक से रिलेट करके दिया हुआ है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तभी आप वहाँ पे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी क्वेश्चन तीन या चार क्वेश्चन अभी तक रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे आ चुके हैं। ठीक है, तो ये गेट हो या इंजीनियरिंग सर्विस हो या पब्लिक सेक्टर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये बेस है। ये अगर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आने वाले जितने भी अर्थमेटिक टॉपिक हैं आपको इजी लगेंगे। ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो टॉपिक है ये मैं एकदम जीरो से आपको बताऊंगा, एकदम जीरो से ऐसे लेवल तक ले जाऊंगा आपको, ताकि आपके गेट हो या इंजीनियरिंग सर्विस हो या किसी पब्लिक सेक्टर का क्वेश्चन हो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस पार्ट में हम लोग एकदम बेसिक की बात करने वाले हैं। तो रेशियो को अगर मुझे एक लाइन में आपको समझाना हो तो रेशियो का मतलब होता है जस्ट गिव ए रिलेशन बिटवीन टू इक्वेशन। ये क्या करता है, रेशियो एक रिलेशन प्रोवाइड करता है टू क्वांटिटी या टू इक्वेशन के बीच में। जैसे अगर मैं बोलूँ आपको कि यहाँ पे लिखा है A/B और ये लिखा हुआ है 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, 2:3 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि कहीं पे जहाँ पे A है वहाँ पे 2 यूनिट है और B है 3 यूनिट। बस आपका इसका मतलब यही समझना है। ठीक है, ए का मतलब क्या हो गया 2 यूनिट और बी का मतलब हो गया 3 यूनिट। तो ए की जहाँ भी बात करेगा वहाँ ए 2 यूनिट होगा और बी की बात करेगा वहाँ पे 3 यूनिट होगा। बस आपको इतना याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो आप कि इसको लिखने के लिए हम लोग ऐसे भी लिखते हैं A/B = 2/3, ऐसे लिखते हैं टू रेशियो को। तो एक बात बताओ, इन दोनों को देखने से ये पता चल रहा है कि अगर इसको ध्यान से आप देखोगे तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गया होगा कि A 2 है और B क्या है 3 है। तो इनमें से बड़ा कौन सा है, तो B बड़ा है A से। तो रेशियो में से देख के पता चल गया कि B बड़ा है A से। तो जहाँ पे A की बात होगी वहीं पे B की अगर बात की जाए तो B हमेशा वहाँ पे बड़ा होगा। ठीक है, और रेशियो का मतलब ये भी होता है बच्चों कि ये A 2 यूनिट है, B 3 यूनिट है, तो ए जो होगा 2 का मल्टीपल भी होगा। मान लो इस रेशियो में हम किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर मान लो इसी रेशियो में कांस्टेंट 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर इसी में हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपस में बराबर होंगे। तो रेशियो जो होता है ये फिक्स क्वांटिटी नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ए और बी फिक्स्ड नहीं है। ए और बी जो है वेरिएबल के फॉर्म में। यहाँ पे ए की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। बी की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है। ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। बस यहाँ पे कंडीशन ये रहेगा कि अगर बी की वैल्यू 3 रहेगी तो ए की वैल्यू क्या होगा 2 होगा। मतलब कि जो भी ए की वैल्यू लोगे बी की वैल्यू लोगे उनके बीच का जो रेशियो हमेशा 2 और 3 का आना चाहिए, 2:3 आना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे बस हमको यही पता चलता है कि ए और बी जो है एक फिक्स क्वांटिटी नहीं है। ए बी चेंज हो सकता है, ए बी पे डिपेंडेंट है और बी ए पे डिपेंडेंट। अब यहाँ से अगर मान लो आप इसको अगर ए और बी = 2:3 दिया तो यहाँ पे आप ऐसे मान सकते हो कि ए = 2x मान लिए और बी = 3x मान लिए। अब x की वैल्यू से जैसे जैसे वैल्यू चेंज करते जाओगे ए और बी की वैल्यू चेंज होती जाएगी और ए और बी का रेशियो हमेशा क्या होगा 2:3 मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं कि a = 2x, b = 3x। x की जैसे जैसे वैल्यू चेंज करोगे ए बी की वैल्यू चेंज होती जाएगी, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट क्या रहेगा, a और b का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो a और b के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलता है, बस ये पता चलता है कि अगर a 2 होगा तो b 3 होगा।
ठीक है, बस ये रिलेशन मिलता है यहाँ पे, न कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलता है। इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि जस्ट गिव ए रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटी। तो रेशियो क्या होता है, टू क्वांटिटी के बीच में रिलेशन देता है, न कि उसके बारे में बताता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे जो x की जो वैल्यू हो सकती है ना, इंटीजर भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इंटीजर फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखना है कि मान लो ए रेशियो बी जो है ऐसे दिया हुआ 1/2 रेशियो 1/3, ठीक है, तो इसको हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। जब भी रेशियो, याद रखो, जब भी रेशियो को हमको लिखना है, कभी भी फ्रैक्शन और डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखते हैं। अगर ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको हम लोग इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो नीचे जो डिनोमिनेटर रहेगा दोनों का, उनका एलसीएम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये दोनों नंबर क्या हो जाए, इंटीजर बन जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, तो इन दोनों का एलसीएम ही तो होगा। तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम क्या होगा, 6। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3:2। तो इसका रेशियो आ गया 3:2। तो कभी भी रेशियो फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो उसको इंटीजर में लिख लेंगे, तो क्वेश्चन में यूज करने में आपको आसानी होगा। और कैसे इंटीजर में लिखेंगे उसको, फ्रैक्शन को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर के एलसीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? या फिर ऐसे बोलो कि कोई भी ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करो कि दोनों फ्रैक्शन इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। तो ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर मैं बोलूँ बच्चों कि अगर मान लो यही रेशियो जो दिया हुआ है, अगर पॉइंट में दिया हुआ है, मतलब डेसिमल, मान लो ऐसे दिया 0.2 रेशियो 0.04 ऐसे दिया हुआ है, तो ये डेसिमल में दिया हुआ है, तो इसको हैंडल करना टफ है। तो इसको क्या करोगे आप, पहले इंटीजर में बनाने की कोशिश करोगे। तो कैसे बनाओगे, 0.2 को क्या लिख सकते हैं, 2/10 लिख सकते हैं रेशियो। 0.04 को क्या लिख सकते हैं, 0.4 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, अब इनको कैंसिल आउट कर लो तो 1/5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा रेशियो 1/25। अब ये फ्रैक्शन में है, तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि दोनों इंटीजर बन जाए। तो कौन सा नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, तो इन दोनों कैल्शियम क्या होगा, 25। तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5:1 आ जाएगा। तो ये रेशियो ए और बी का रेशियो जो आ गया यहाँ पे 5:2 आ गया। अब इस फॉर्म में जब आप लिख लोगे इंटीजर फॉर्म में, तो क्वेश्चन में इसको हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन में सॉल्व करने के वक्त आपको हेल्प मिलेगा। देखो कोई भी क्वेश्चन है, वहाँ पर अगर फ्रैक्शन आ गया, डेसिमल आ जाता है, तो कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन जब कैलकुलेशन जब वो नंबर इंटीजर में होता है तो कैलकुलेशन आसान होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, सबसे पहले फ्रैक्शन को इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट किए, फिर डेसिमल को इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको सिखाया। तो ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर कोई रेशियो फ्रैक्शन फॉर्म में दिया तो उसको इंटीजर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अगर कोई रेशियो डेसिमल फॉर्म में दिया तो उसको इंटीजर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जब ये इंटीजर फॉर्म में आप लिख लोगे तो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये बेसिक चीज़ें हैं। अब मैं आपको बात करता हूँ कि एग्जैक्टली अब इसका मतलब समझाता हूँ क्या होता है। अभी तक आपको बस पता चला कि ए रेशियो बी दिया रहेगा, इसका मतलब ये है कि ए और बी में रिलेशन दिया हुआ है। यहाँ पे ए और केवल ए की बात नहीं किया जा सकता है और केवल बी की बात नहीं किया जा सकता है। जब भी ए का बात होगा बी के रिस्पेक्ट में ही बात होगा, और जब बी की बात होगा तो ए के रिस्पेक्ट में होगा। दोनों इंडिपेंडेंट बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं और क्या क्या इसमें चेंजेस हो सकते हैं, ये तो एकदम बेसिक था कि बेसिक रेशियो क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे एग्जाम में आपसे पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे देगा एग्जाम में, पब्लिक सेक्टर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे बोलेगा इफ़ ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3 दिया हुआ है एंड साथ में बोलेगा ए प्लस बी इक्वल टू 300 ऐसे दे दिया, देन फाइंड ए एंड बी। आपको बोलेगा कि ए और बी को फाइंड करो, ठीक है। तो देखो, जब यहाँ तक केवल अगर रेशियो दिया हुआ है तो हम रेशियो केवल दिया रहेगा तो हम केवल ए और बी को फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम ए और बी को फाइंड नहीं कर सकते अगर केवल रेशियो दिया हुआ है। तो रेशियो दिया रहता है तो जब भी ए का जिक्र होगा बी साथ में आएगा, बी का जिक्र होगा तो ए साथ में आएगा, ठीक है। लेकिन साथ में एक और इक्वेशन दिया हुआ है ए प्लस बी इक्वल टू 300, तो इसको यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन केवल ये रेशियो देके अगर ए बी कोई पूछेगा तो आप नहीं बता सकते कि ए और बी की वैल्यू क्या होगा, क्योंकि ए का जो वैल्यू आएगा बी के टर्म में आएगा, बी का टर्म वैल्यू जो आएगा ए के टर्म में आएगा। आप एग्जैक्ट ए बी की वैल्यू की बात नहीं कर सकते, लेकिन साथ में ए प्लस बी दिया हुआ है तो आप ए और बी को निकाल सकते हैं।
ठीक है। अब निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, अब क्या क्या तरीके होंगे मैं सिखाता हूँ, ठीक है। मेथड 1 देखो क्या होता है कि मैं एक तो ऐसा काम करूँ, डायरेक्ट आपको बता दूँ शॉर्टकट कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है। वो चीज़ अगर आप सीख गए तो वो पार्टिकुलर कंडीशन में काम आएगा, लेकिन आपको एकदम मैं जीरो से समझा रहा हूँ कि इसको कैसे कैसे कैलकुलेशन करना है। वो अगर वो ईजी तरीका आया है तो कहाँ से आया है। ए और बी का जो रेशियो दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक चीज़ पता चलता है कि ए की वैल्यू 2x होगी तो बी की वैल्यू क्या होगी 3x होगी, ठीक है। एक हमने वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ पे इंटीजर फ्रैक्शन कुछ भी हो सकती है, इतना हमको पता चल गया यहाँ से। a के बारे में एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा, b के बारे में एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा। देखो a जो है b पे डिपेंडेंट है कि नहीं, a b दोनों x पे डिपेंडेंट है, यानी इनडायरेक्टली a b पे डिपेंडेंट है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये चीज़ हमको पता चल गया, यानी कि अब ये दोनों पता चल गया तो हम लोग क्या करेंगे, a + b = 300 दिया हुआ है, 300 ए के जगह पे क्या रख लेंगे 2x रख लेंगे और बी के जगह पे 3x रख लेंगे और ये 300 कर देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 60। जब x की वैल्यू 60 आ गया आपके पास तो a की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। a की वैल्यू कितनी है 2 है, 2x है तो 2 × 60 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। b की वैल्यू निकालोगे तो b की वैल्यू कितनी 3 × 60 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। अब a की वैल्यू 120 आ गई, b की वैल्यू 180 आ गई, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे एक आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हो कि a और b का सम कितना चाहिए, 300 आना चाहिए। तो क्या इन दोनों का सम 300 आ रहा है क्या, तो देखो तीनों अगर इन दोनों को सम करोगे तो 300 आ रहा है, तो ये 300 आ गया। क्लियर है। ये एक पैदल चलने वाला मेथड हो गया जो कि आपको कभी भी इसको फॉलो नहीं करना है। आप जब स्कूल में पढ़े होंगे तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना सिखाया गया होगा। तो मैं बस एक ऐसे ही थोड़ा सा ओवरव्यू दिया कि कैसे करना है, लेकिन देखो अब इसका मैं फिजिकल मीनिंग समझा रहा हूँ कि होता क्या है। होता क्या बच्चों कि देखो इन दो नंबर का सम 300 दिया है और दोनों का रेशियो दिया हुआ है। तो आपको ये इक्वेशन यहाँ पे किए क्या हम लोग एक्स की वैल्यू निकालें। एक्स की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग क्या करें, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लिए। तो बेसिकली ये किया गया इस वाले क्वेश्चन में कि ये जितना भी ए और बी का दोनों का जो सम है 300, इसको 5 ए कितना यूनिट है 2 यूनिट है, बी कितना है 3 यूनिट है, तो दोनों मिलकर कितना यूनिट है 5 यूनिट है। तो एक काम करते हैं, जो ये इन दोनों का जो सम है इसको 5 यूनिट में डिवाइड कर लेते हैं। तो जब 300 को हम लोग 5 यूनिट में डिवाइड करेंगे तो ये जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ए जो है 2 यूनिट है, बी 3 यूनिट है, ए और बी दोनों मिल जाएंगे तो 5 यूनिट बन जाएंगे। और दोनों का सम कितना है 300 दिया हुआ है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 300। तो 300 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ए 2 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिए। उसी तरह अगर बी निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, 300 को किससे डिवाइड करेंगे, इन दोनों के सम से डिवाइड करेंगे 2 + 3 से, और जब ये 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी तो इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से ए कैलकुलेट हो जाएगा, ए को कैलकुलेट करोगे तो आएगा 120 और बी को कैलकुलेट करोगे तो आएगा यहाँ पे 180। क्लियर है। लेकिन ये भी आपको कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करना है, ठीक है। ये बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है, देखो ध्यान से कि ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, जितने यूनिट में ये दोनों रहेगा उतने यूनिट में इसको डिवाइड कर देंगे और उसका 2 हिस्सा। बेसिकली करना क्या है, देखो ए 2 हिस्सा है, बी 3 हिस्सा है, तो टोटल इन दोनों का सम जितना भी है इसको 5 हिस्सा में डिवाइड कर देंगे। आप 5 हिस्सा में डिवाइड करने के बाद ए को 2 हिस्सा दे देंगे, बी को 3 हिस्सा दे देंगे। बस ऐसा सिंपल सा लैंग्वेज बोले तो इसको हम लोग को क्या करना है 5 हिस्से में डिवाइड करना है, 2 हिस्सा ए को देना है, 3 हिस्सा बी को देना है, बस इतना ही करना है। अब देखो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मेथड 3 देखो, आपको करना क्या है कि 2 यूनिट ये है, 3 यूनिट ये है, तो 5 यूनिट हो गया। अब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 300 है, तो 500 यूनिट की वैल्यू 300 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 60 हो गई और ए की वैल्यू कितनी है 2 यूनिट है, तो ए की वैल्यू 2 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 60 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 120 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 60 है, बी की कितनी वैल्यू 3 यूनिट है, तो बी कितना हो जाएगा 3 यूनिट, 60 × 3 कितना होता है 180 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपको ये वाला मेथड यूज करना है, आपको ये वाला मेथड आपको यूज नहीं करना। ये सही है, ये भी सही है, ये वाला कैलकुलेशन आपको एग्जाम में नहीं करना है, ये दोनों कैलकुलेशन एग्जाम में परफॉर्म नहीं करना है, आपको ये मेथड 3 करना है। क्लियर है। आपको क्या करना है, उतने यूनिट में आप डिवाइड कर लो। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी 300 दिया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमने 60 निकाल लिया। बी कितना होगा 2 यूनिट होगा, सी कितना होगा 3 यूनिट होगा, तो बी और सी ए और बी की वैल्यू निकाल लिया हमने। तो ये बात एकदम सबको समझ में आ गई। हमने क्या किया, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ए और बी को क्या किया हमने, यहाँ पे 2 और 3 दोनों को सम किया, 5 यूनिट आ गया। 5 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है 300 दिया है, 5 यूनिट की वैल्यू 300 दिया, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या करेंगे 60 हो जाएगी।
इससे 300 को 5 से डिवाइड कर देंगे। जब एक यूनिट की वैल्यू 60 आ गई है और बी कितना दिया हुआ है, 2 यूनिट दिया हुआ है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120। बी कितना दिया हुआ है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन PSUs में आपको दिखेंगे। ऐसा गेट में आने का रेयर चांस है, लेकिन PSUs में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप कोई भी रेलवे का JEE देने जाओ या फिर कोई भी पब्लिक सेक्टर का पेपर देने जाओ जो इंडिपेंडेंटली एग्जाम लेता है, तो उसमें अगर एप्टीट्यूड सेक्शन है, एप्टीट्यूड में क्वांट सेक्शन है, तो क्वांट में ये जरूर पूछता है आपसे, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में देखो मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि A और B का रेशियो देके यहाँ पर A और A - B भी दे दे, ठीक है। तो जब A और B दे देगा तो क्या होगा, तो देखो इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे A + B था, A - B कर दिया। अब जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो एक चीज़ आपको यहाँ पर नोटिस करना है बच्चों, कि ये जो दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है, ये क्वेश्चन गलत है। क्यों गलत है बच्चों, कि देखो यहाँ पे हमको A/B 2:3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे B इज ग्रेटर देन A है। तो जब B ग्रेटर देन A है तो A - B की वैल्यू निगेटिव आनी चाहिए, ना कि पॉजिटिव आनी चाहिए। इसका मतलब कि यहाँ पे B - A होना चाहिए, B - A = 10। मैं ये जानबूझ के लिखा था ताकि ये चीज़ आप नोटिस करो चीज़ों को, कि B बड़ा है A से, तो यहाँ पे B - A 10 दूंगा मैं आपको क्वेश्चन में, तब ये क्वेश्चन सही है। A - B दिया हुआ है मतलब क्वेश्चन गलत है, क्योंकि B बड़ा A से, तो A - B की वैल्यू निगेटिव आनी चाहिए, ना कि पॉजिटिव आनी चाहिए। तो आपको ये नहीं एज्यूम करना, आप मान लो कि यहाँ पे क्या दिया हुआ B - A दिया हुआ, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सेम तरीका से करेंगे, ठीक है। A और B का रेशियो कितना दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, और B - A दिया कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। अब ध्यान से देखना बच्चों कि B कितना है 3 यूनिट है, A कितना है 2 यूनिट है, तो यहाँ पे 3 यूनिट रखेंगे, यहाँ पे 2 यूनिट रखेंगे, तो यहाँ पे आ गया 1 यूनिट। ये 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी बच्चों ध्यान समझना, ये 1 यूनिट की वैल्यू 10 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। जब 1 यूनिट की वैल्यू 10 दिया हुआ है तो A कितना है 2 यूनिट है, तो 2 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। और B में क्या करेंगे, B 3 यूनिट है, तो 3 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आंसर को ऑप्शन से क्रॉस चेक करके हम चेक भी कर सकते हैं। देखो कैसे, हमारा जो कंडीशन है B - A = 10 आना चाहिए, तो B - A करने पे 10 आ रहा है क्या, तो B - A करने पे 10 आ रहा है, मतलब ये हमारा जो क्वेश्चन है सही है। A और B की वैल्यू क्या होगी, A 20 होगा, B क्या होगा 30 होगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, एक ज्वाइनिंग द रेशियो आता है, ठीक है। रेशियो को ज्वाइन कैसे करें, ठीक है, ज्वाइनिंग द रेशियो, ठीक है। तो रेशियो को कैसे ज्वाइन करना है, इस पे भी बेस्ट क्वेश्चन PSU में आते हैं। गेट में तो नहीं आए हैं, लेकिन PSU में बहुत सारे मैं देखा हूँ, तो ज्वाइनिंग द रेशियो पे क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्वेश्चन का टाइप कैसा होगा, तो देखो मैं ऐसे बोलूँ, सिंपल सा एक क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल क्वेश्चन लेके समझा रहा हूँ, ठीक है। इफ़ A/B = 2:3 दिया हुआ है एंड B/C = 4/3 दे दिया है, आपके सामने दे दिया है, देन फाइंड, फर्स्ट आपसे बोल रहा हूँ मैं, आपसे फर्स्ट बोलेगा आपसे कि A और C का रेशियो बताओ, और सेकेंड आपसे बोलेगा A/B/C निकालो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट वाले को अगर सॉल्व करना है तो आप बोलोगे अरे सर ये तो आसान है, A और C का रेशियो पूछा, मतलब A/C आपसे पूछा है, A/C को इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो B कैंसिल हो जाएगा, तो AC बच जाएगा, तो A/B × B/C कर दोगे आप, और इक्वल टू कर दोगे 2/3 × 4/3। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8/9 आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं, A/C का जो रेशियो है 8 और 9 आएगा। ये बहुत आसान था निकालना, क्योंकि आपस में इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए थे। अब बी पार्ट वाला इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का था। ये वाला तो आएगा नहीं, मत बस बेसिक बता दिया कि आपको रेशियो ज्वाइन करना है तो मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर तीनों वेरिएबल का रेशियो पूछ दिया तो फिर आपको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। और ये ऐसे क्वेश्चन PSU में आते हैं। गेट में ऐसा क्वेश्चन आने का बहुत रेयर चांस मैं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं हम लोग टाइम एंड वर्क में, परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस को, ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोगों ने कल कमेंट किया था सर थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाओ। बच्चों लेवल हाई क्वेश्चन नहीं आता है गेट में, ठीक है। जिस लेवल को मैं पढ़ा रहा हूँ वो लेवल इनफ है गेट इंजीनियरिंग सर्विस और पब्लिक सेक्टर के लिए, इससे ज़्यादा हाई लेवल नहीं आता है। अगर ऐसा कभी हाई लेवल आ गया तो आपका बैड लक होगा, ठीक है। इतना आप सोचो खुद टेक्निकल सब्जेक्ट आपके पास कम है क्या कि इसको एकदम डिटेल में पढ़ोगे आप। आपको उतना ही पढ़ना है एप्टीट्यूड को जिससे आपका काम बन जाए। आपको एप्टीट्यूड में PhD नहीं करना, ये बात को ध्यान रखो। आपको PhD करना अपने टेक्निकल सब्जेक्ट में, ठीक है। तो याद रखो टेक्निकल सब्जेक्ट स्ट्रांग रखो, इसको भी स्ट्रांग रखना है, लेकिन इतना स्ट्रांग रखना है कि आपका पूरा काम बन जाए, उससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो मैं वही पॉइंट वही क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैं चाहूँ तो आपको रेशियो का कम से कम 50 लेक्चर बना दूँ और आपको मज़ा भी आएगा सीखने में, अरे सर ये कैसे हो जा रहा है, वो कैसे हो जा रहा है, लेकिन वो यूजफुल नहीं होगा, आपके गेट के एग्जाम में नहीं आएगा। और मेरे आप लोग थंबनेल देखेंगे वहाँ पर लिखा रहता है स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू गेट और इंजीनियरिंग सिलेबस, ठीक है। तो ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये इंजीनियरिंग और गेट के
स्ट्रिक्टली रिलेटेड है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना तो एक और हमारा यूट्यूब चैनल है मैथ विथ लॉजिक, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे या फिर नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मैथ में डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको मैं इस वीडियो में उतना ही बता रहा हूँ जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखो ये जब रेशियो को जो तीन वेरिएबल को ज्वाइन करना है तो कैसे करेंगे, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है a और b इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है और b/c इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है। अगर आप खुद सोचो कॉमन सेंस से कि अगर आप a रेशियो b रेशियो c निकालना है आपको, तो ध्यान से देखना है। आप यहाँ से ये इस रेशियो में आप देखोगे तो आप एक चीज़ बोलोगे कि सर b बड़ा है a से, b हमेशा बड़ा है a से, और इस रेशियो में क्या है, b बड़ा है c से, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि b a और c से दोनों से बड़ा आएगा। जो भी रेशियो इसका ऑप्शन होगा उसमें क्या होगा, b जो होगा a से बड़ा होगा और c से भी बड़ा होगा, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन होगा, देखो 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो ऑप्शन रिड्यूस भी कर सकते हो आप इसको देख के, क्योंकि b a से बड़ा आएगा, यहाँ भी b c से बड़ा आएगा, तो जो भी रेशियो होना चाहिए उसमें b a और c से दोनों से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पे a और c में आप बोल सकते हो क्या, आप मैं बोलूँ यहाँ पे a 2 यूनिट है और c यहाँ पे 3 यूनिट है, तो आप बोलोगे क्या कि a बड़ा है छोटा है। आप a और c में कोई कंपेरिजन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते कि यहाँ पे जो c दिया हुआ b के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, यहाँ पे a जो दिया हुआ है b के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे a और c में कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं। अगर आप a और c में कंपेरिजन करना चाहते हैं तो इन दोनों में कॉमन क्या है, b, तो इन दोनों में b को इक्वल करना पड़ेगा। अब b में इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, यहाँ पे b 3 है, यहाँ पे 4 है, तो इसमें कुछ ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें कुछ ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि b दोनों में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जब b दोनों में इक्वल हो जाएगा तब जाके a और c को आप कंपेरिजन कर पाएंगे। क्लियर है ये बात। तो देखो जब दोनों में b को इक्वल करने की बात आती है तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, 3 और यहाँ पे 4 है, तो किसी भी दो जगह b की बात, कोई एक वेरिएबल दो जगह यूज हुआ है, उन दोनों को इक्वल करना है तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो आपको कुछ नहीं करना, आप इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 ले लो, तो एलसीएम ऑफ 3 4 कितना होता है, 12 होता है, यानी कि दोनों जगह b को 12 बनाना है। इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट वाले रेशियो में हमको इसको 3 को 12 बनाना है, तो हमको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि a रेशियो b इक्वल टू 2/3 इंटू 4 करना पड़ेगा। जब 4 करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 8/12। सिमिलरली b/c जो दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, इसको 12 बनाना है तो 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4/3 इंटू 3 कर देंगे। तो जब 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना ये यहाँ पे क्रॉस का मतलब नहीं कि ऊपर करना है, ठीक है। 4/4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 3/3 ऐसे लिख लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो a और b का रेशियो जो आ गया 8/12 आ गया, और यहाँ पे b और c का रेशियो कितना आ गया, 12/9 आ गया। अब देखो यहाँ से देख के अब फिर वही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो यहाँ पे मिल रहा था कि b जो है a से बड़ा है, b a से बड़ा है, यहाँ पे b c से बड़ा है। लेकिन इन दोनों रेशियो में एक खास बात ये है कि यहाँ पे दोनों b क्या है, सेम है, यहाँ पे b 12 है, यहाँ भी 12 है। इसका मतलब ये हो गया कि अब यहाँ से a और c में रिलेशन हम बना सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि a 8 यूनिट है, b 12 यूनिट है, तो यहाँ पर c कितना हो जाएगा, 9 यूनिट हो जाएगा। यानी कि a और b c का रेशियो जब निकालेंगे तो ये b c का रेशियो जो हो जाएगा, a कितना है 8 यूनिट है तो 8 यूनिट लिख लिए, b कितना है 12 है तो 12 यूनिट लिख लिए, और c कितना है 9 यूनिट है तो 9 यूनिट लिख लिए। तो ये हमारा a b c का रेशियो हो जाएगा। आपको करना क्या है कि जो दो रेशियो में जो कॉमन है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों में इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया। आप देखो एकदम लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ। जब भी दो रेशियो दिया हुआ है उन रेशियो में दो कॉमन है, जैसे यहाँ पे b कॉमन है तो b को दोनों में इक्वल करना पड़ेगा, और उसके बाद जो b में इक्वल करने के बाद a b c की वैल्यू आएगी, वही जो हो जाएगा आपका रेशियो में वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है। अब इसको करने का ये तो तरीका हो गया कि आप उसने क्या किया, आप कि ये जो b था उसमें मल्टीप्लाई कर दिए, ये b था इसमें मल्टीप्लाई कर दिए। अब मान लो इसका एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट ये है बच्चों कि मैंने जो नंबर लिया था a और b का जो रेशियो लिया था 2 3 लिया था, और b और c का जो रेशियो लिया था आपसे वो लिया था मैंने 4 and 3, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ कि इसका शॉर्टकट क्या है, तो ये मेथड 2 बता रहा हूँ मैं आपको कि इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे। तो देखो a b ऐसे लिखो, ए बी का रेशियो कितना दिया 2 3 दिया हुआ है। अब क्या बचा, सी बचा है तो सी बचा हुआ है। अब बी और सी का रेशियो कितना दिया है 4 3, तो यहाँ पे 4 लिख लो, यहाँ पे 3 लिख लो। देखो ध्यान से इसके नीचे लिखना है, बी के नीचे बी 4 यूनिट है, सी 3 यूनिट है, 3 यूनिट लिख लिया। ऐसा आप लिख लिए। लिखने के बाद आपको क्या करना है, तो लिखने के बाद देखो यहाँ का पोजीशन खाली है, तो यहाँ पे इसके जो यहाँ पे जो नंबर रहेगा इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3,
और उसी तरह यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे इस वाले नंबर को शिफ्ट कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। और उसके बाद एक ऐसा लाइन बनाना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 8, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 12, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 9। तो ये रेशियो आ गया 8, 12, 9। तो ये शॉर्टकट होता है निकालने का, ठीक है। लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि जब भी 3 वेरिएबल का रेशियो को ज्वाइन करना है तो आप इस मेथड से तो कर ही सकते हैं, आप इस मेथड से नहीं कर सकते तो आप ये वाला मेथड भी, ये वाला जो मेथड एलसीएम वाला मेथड है, इससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आप दोनों में से जो इजी लगे उसको आप प्रीफर कर लेंगे, क्लियर है। लेकिन जो ये वाला जो मेथड आपको शॉर्टकट बताया हूँ ना, ये कब काम आएगा, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल लिख लिया, वहाँ पर 4 वेरिएबल हो, जैसे मैं बोलूँ कि a/b = 2/3, b/c जो है 4/3 है, और c/जो d है वो है मान लो कि मैंने दिया 2/5, ये मैंने दे दिया, ठीक है। अब आपसे पूछूं कि a, b, c और d का रेशियो निकालो, तब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले b को दोनों जगह इक्वल करोगे। जब b को इक्वल कर लोगे फिर इस जो चेन जो c आएगा उस चेन c को इसके इक्वल करोगे। तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा एलसीएम मेथड से करने में, लेकिन यहीं पे शॉर्टकट मेथड लगाओगे तो आपको आसानी से सॉल्व कर लोगे। और शॉर्टकट मेथड कैसे लगाओगे, तो देखो a और b दिया हुआ है, तो a b को हमने लिख लिया 2, 3। उसके बाद b और c दिया, तो b यहाँ लिखा हुआ, c लिखा हुआ, तो b कितना दिया है 4, तो हमने 4 लिख लिया। c कितना दिया हुआ है 3, तो हमने 3 लिख लिया। फिर cd दिया है तो c हमने लिखा हुआ, d यहाँ पे लिख लेंगे। और c कितना दिया है बच्चों 2, तो c के नीचे 2 लिख लिए, और d के नीचे क्या लिख लेंगे 5। ऐसा हमने लिख लिया अलग अलग रो में, ठीक है। ऐसा हमने रो बना लिया, ऐसे ऐसे रो में बना लिया, ठीक है। ऐसे करके लिख लिया। अब देखो अब करना क्या होगा इसके आगे, अब देखो इधर का 2 पोजीशन खाली है, तो जो यहाँ पास में रहेगा उसको वहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो 3, 3, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एक पोजीशन खाली है तो यहाँ पास में क्या है 4, तो 4 को शिफ्ट कर दो। इस रो में यह पोजीशन खाली तो इसके बगल में कौन सा एलिमेंट है, तो 3 है, तो 3 शिफ्ट कर दो। यहाँ पे 2 पोजीशन खाली तो इसके बगल में क्या है 2 है, तो 2 को शिफ्ट कर दो ऐसे। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 × 2 8, 8 × 2 16, तो यानी कि यहाँ पे 16 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12/2 24, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 18, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 45। तो यही जो होगा यही आपका आंसर हो जाएगा, यही जो होगा आपका रेशियो हो जाएगा, यानी A/B/C/D, ये ऐसे निकालना आसान होगा, ठीक है। तो ये जो मेथड सेकेंड बताया हूँ, जब 3 से ज़्यादा वेरिएबल हों वहाँ पे अगर रेशियो ज्वाइन करना है तो ये शॉर्टकट वहाँ पे बहुत आसानी से काम आएगा, ठीक है। लेकिन आप 2 रेशियो को ज्वाइन करना है, मतलब 3 वेरिएबल में, तो आप क्या एलसीएम से भी कर सकते हो या फिर ऐसे डायग्राम बना के भी कर सकते हो। तो आई थिंक आप लोग को ज्वाइनिंग द रेशियो का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा कि रेशियो को कैसे ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 4 भी रेशियो दिया रहेगा, तो सिमिलरली मान लो यहाँ पे D और E दे दिया, तो आपको यहाँ पे D और E बना लेना, सेम प्रोसेस फॉलो करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, पीएसयू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएसयूज में ज्वाइनिंग पे आते हैं। गेट में तो ज्वाइनिंग पे नहीं देगा, बहुत कम चांस है, लेकिन इसका इनडायरेक्टली हम लोग यूज करेंगे आने वाले टॉपिक में, टाइम एंड वर्क में, परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में यूज करेंगे इस सब चीज़ों का। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर ये डायरेक्ट आप क्वेश्चन चाहते हो कि ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ आता है, तो पब्लिक सेक्टर में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है पीएसयू से, वाइजाग स्टील प्लांट 2015 में आया था। तो वाइजाग स्टील प्लांट का जो पेपर हुआ था 2015 में हुआ था, फिर 2017 में हुआ था। तो देखो 2017 में, ये 2015 में के बाद 2017 में हुआ था, तो 2017 के बाद अभी 2020 में होने वाला था, जो कि पोस्टपोन्ड हो गया लॉकडाउन की वजह से, ठीक है। तो जैसे लॉकडाउन खत्म होगा ये एग्जाम होगा, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो लोग ध्यान रखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है उनके, ठीक है। अब ये क्वेश्चन होमवर्क है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। मैं नेक्स्ट पार्ट में इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, और ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन में क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं, कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन पब्लिक सेक्टर में आए हैं वो लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट करें। अगर आप अभी तक हमसे सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े हैं तो ये फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। इस फेसबुक पेज पे डेली एक क्वेश्चन पोस्ट होता है, उसका सॉल्यूशन भी पोस्ट होता है, तो आपको डेली एक क्वेश्चन मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए। इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। बहुत लोग फेसबुक नहीं चलाते हैं, फेसबुक डीएक्टिवेट करके रखते हैं, तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा सर्विस है। एक्स्ट्रा सर्विस का मतलब ये इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं तो सेम क्वेश्चन फेसबुक पर भी पोस्ट होता है और इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट होता है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कोई भी टॉपिक का, जो टॉपिक मैंने कवर कर लिए है ऑलरेडी गेट का, मैं क्या करता हूँ, एक टॉपिक उठाता हूँ पहले कवर कर, जैसे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक है, स्टार्ट किया मैंने, तो ये पूरा का पूरा पार्ट बनाऊंगा। उसके बाद इसका पीडीएफ क्वेश्चन के साथ, मतलब उसमें क्वेश्चन गेट के होते हैं, इंजीनियरिंग सर्विस के होते हैं, पब्लिक सेक्टर के होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक जगह कंपाइल करके एक पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ। और ऐसे पीडीएफ जो होते हैं आपको ये टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगे, ठीक है।
और मैं बहुत सारा पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ। जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस का हमने कवर कर लिया पूरा क्लास, बहुत लोग आप लोगों में से देख भी चुके होंगे। उसका पीडीएफ इसी टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। वेन डायग्राम कंप्लीट किया उसका भी पीडीएफ मिल जाएगा। सिलॉक्स कंप्लीट किया, सिलॉक्स के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे उनका पीडीएफ भी वहाँ पे मिलता चला जाएगा।